ये कहानी है देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू दाई की, जिस निक्कू दाई से पूरा देहरादून ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूपी समेत कई राज्यों के लोग कांपते थे। आज हम आपको ले चलते हैं उस अतीत में जहां एक कुख्यात की दहशत के कारनामे से कई राज्य दहलते थे। ये कुख्यात और कोई नहीं बल्कि देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू था। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफियाओं को साथ जोड़कर इतना बड़ा गैंग खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह को भी उसे काबू में लाने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन करना पड़ा। देवेंद्र अरोड़ा के निक्कू दाई बनने की कहानी कुछ वैसी है जैसे अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में दिखती है। ये कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान बंटवारे से, उन्हीं नाजायज दंगों से जिन दंगों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। संतराम अरोड़ा भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनका परिवार पाकिस्तान के बनवाल गांव से बंटवारे के बाद हुए दंगों में सब कुछ गंवाकर भारत पहुंचा और ठोकरें खाता हुआ देहरादून के प्रेमनगर में बसा। यहाँ शरणार्थी के रूप में मिला पट्टा उनकी नई पहचान थी और शरणार्थियों के लिए लगाए गए टेंट उनकी नई दुनिया। सब कुछ गंवा देने के लिए संत राम ने किसी तरह अपना एक छोटा सा फलों के जूस का व्यवसाय शुरू किया। जी तोड़ मेहनत की, कुछ रकम जोड़ी और रिफ्यूजी कैंप से निकलकर देहरादून के डिस्पेंसरी रोड पर एक मकान खरीद लिया। संतराम शिक्षा की जरूरत को समझते थे, लिहाजा उन्होंने अपने पांचों बेटों को गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तीसरे नंबर का बेटा देवेंद्र शांत और समझदार था। वह स्कूल के बाद पिता का हाथ बटाने के लिए दुकान पर बैठता था। दिन बस कट रहे थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद संतराम का शांत बेटा ताउम्र के लिए हो गया अशांत। बताया जाता है कि उन दिनों शहर में राजेश भाटिया नाम का एक बदमाश व्यापारियों से रंगदारी वसूला करता था। एक दिन वो संतराम की फ्रूट जूस की दुकान पर धमका और उसने संतराम से रंगदारी मांगी। संतराम ने देने से मना किया तो भाटिया और उसके गुर्गों ने संतराम को खूब पीटा। देवेंद्र ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो उसी वक्त स्कूल से लौटा था। उसने अपने पिता को गुंडों से छुड़ाना चाहा तो उसकी भी पिटाई हुई। किसी तरह उसने अपने पिता को बचाया। ये गुंडे तो चले गए, लेकिन पिता की पिटाई चौराहे पर होता देख देवेंद्र के मन में गहरा जख्म लगा। वो अपने पिता को अस्पताल ले गया और मरहम पट्टी कराने के बाद उन्हें घर छोड़ा। अगले कुछ दिन तक देवेंद्र दुकान पर घायल अवस्था में बैठता था। उसका मन अब दुकानदारी से उठ चुका था और वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था। यही नफरत उसे अब शांत देवेंद्र से कुख्यात निक्कू दाई बनाने वाली थी। वो इतना अवसाद में आ गया था कि उसका सारा व्यापार चौपट हो चुका था। एक दिन वो दुकान से उठा और अपने साथी का तमंचा चुराकर सीधे घोसी गली जा पहुंचा। वहां उसे राजेश भाटिया अपने कुछ मवाली साथियों के साथ दिखा। निक्कू सीधे भाटिया के सामने आया और उसके पेट में तमंचा सटाकर फायर कर दिया। भाटिया की मौके पर मौत हो गई। भाटिया को लहूलुहान हालत में देख उसके साथी भी भाग गए। इस हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप। 1980 का ये वो दिन था जब देहरादून में पुलिस क्राइम रिकॉर्ड में दर्ज हुआ निक्कू का नाम, और ऐसा खुला कि उसकी मौत के साथ ही खत्म हुआ। ये 80 के दशक का वो दौर था जब देहरादून में विनोद बर्थवाल कॉलेज की राजनीति में अपना परचम फहरा रहे थे और सूर्यकांत धस्माना छात्र राजनीति में दाखिल होने वाले थे। उनका एक और दोस्त था जो बाद में इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार बनेगा। उसका नाम था सुभाष शर्मा। विनोद बर्थवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा का अपना एक स्टूडेंट ग्रुप था जो डीएवी कॉलेज की राजनीति और देहरादून में मजबूत दखल रखता था। विनोद बर्थवाल फॉरेस्ट गार्ड पिता के 4 बेटों में सबसे बड़े थे। 1983 में वो डीएवी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। लगभग इसी दौर में उनके छोटे भाई राजेश बर्थवाल को छायादीप पिक्चर हॉल के साइकिल स्टैंड का ठेका मिला। इस ठेके को निक्कू के गुर्गे भी लेना चाहते थे। दोनों पक्षों में विवाद हुआ, गोलियां तक चली। निक्कू वहां से लौट ही रहा था कि किसी ने तमंचे से उस पर पीछे से फायर कर दिया। ये फायर तो मिस हो गया, लेकिन निक्कू ने इसका जिम्मेदार राजेश बर्थवाल को ठहराया। इस घटना से राजेश बर्थवाल और निक्कू की रंजिश शुरू हो गई। ऐसी रंजिश जिसके चलते कई घरों के आंगन से अर्थियां उठी। तारीख थी 9 मई 1983। इस दिन देहरादून में एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड हुआ जिससे पूरा शहर सन्न रह गया। अपनी काली बुलेट में राजेश बर्थवाल और उसका दोस्त दिलावर अधोईवाला में महिला मित्र के घर पहुंचे।
तीनों बैठकर गपशप कर ही रहे थे कि लाल रंग की मोटरसाइकिल पर दो युवक घर के बाहर उतरे और दरवाजे को धकेलते हुए अंदर कमरे में दाखिल हुए। अंदर बैठे तीनों लोग कुछ समझ पाते तब तक निक्कू और उसके साथी पप्पू काणा ने .32 बोर की रिवॉल्वर से 10 राउंड से ज्यादा फायर तीनों पर झोंक दिए। राजेश, महिला मित्र और दिलावर की वहीं मौके पर मौत हो गई। देहरादून के इस ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया और निक्कू पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुख्यात हो गया। ये वो दौर था जब डीएवी कॉलेज बदमाशी की नर्सरी कहा जाता था और यहाँ छात्र नेता भी हथियार रखा करते थे। लिहाजा पूरे शहर में ये डर फैल गया कि दोनों गुटों के आमने सामने आने पर कोई अनहोनी जरूर घटेगी। यह अनहोनी जल्द साबित हुई। डिस्पेंसरी रोड पर निक्कू के घर के पास ही दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी हुई। इस घटना में इन दोनों पक्षों के लोगों को तो गोली नहीं लगी, लेकिन वहां से गुजर रहे जिलाधिकारी के अर्दली के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद निक्कू गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन वो इतना ताकतवर हो चुका था कि कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल गई। निक्कू लगातार अपने काले कारनामों को विस्तार दे रहा था और इसी कड़ी में उसके संबंध मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हो गए। दाऊद के कहने पर उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई शूट आउट किए। दाऊद के अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और यहां तक कि बिहार के धनबाद कोलफील्ड के माफियाओं से भी निक्कू के गहरे संबंध थे। 24 अगस्त 1988 की सुबह के लगभग 11 बजे विनोद बर्तवाल और उनके साथी राकेश वासन पायल सिनेमा हॉल के सामने शकील की दुकान पर बाल कटवाने पहुंचे। वो कुर्सी पर बैठे ही थे कि 4 हमलावर दुकान के संकरे से गेट पर आए और ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। विनोद और उनके साथी राकेश को कई गोलियां लगी। इन लोगों को जमीन पर लहूलुहान गिरा देख हमलावर इन्हें मरा सोचकर फरार हो गए। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बर्तवाल और अन्य घायलों को तुरंत दून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया। इस घटना के विरोध में देहरादून भर में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी हुई। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। उधर दिल्ली में कई दिनों के इलाज के बाद विनोद और उनके साथी की जान तो बची, लेकिन निक्कू अब प्यासे खूनी की तरह उनको मारने की फिराक में था। एक दिन उसे खबर मिली कि विनोद बर्तवाल और सुभाष शर्मा करणपुर में सूर्यकांत धस्माना के घर आए हैं। इस हमले को अंजाम देने के लिए वो हरिद्वार रोड से होता हुआ रेस कोर्स से शहर में दाखिल हुआ। काले शीशे लगी एक कार में वो रेस कोर्स से गुजर रहा था कि उसकी नजर मॉर्निंग वॉक करते बड़े शराब व्यापारी पर ठहर गई। इतना बड़ा व्यापारी बिना किसी सुरक्षा के घूम रहा था। निक्कू को ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा मौका शायद दोबारा न मिले। उसने अपने साथियों से बात की और हमले के कार्यक्रम को टालते हुए पहले व्यापारी का अपहरण करने की योजना बना डाली। रेस कोर्स का एक चक्कर तेजी से लगाने के बाद निक्कू ने व्यापारी के ठीक बगल में कार लगाकर उन पर स्टेन गन तान दी। वो बिना प्रतिरोध के गाड़ी में बैठ गए और निक्कू ने किसी अज्ञात स्थान की तरफ पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। रेस कोर्स में सैकड़ों लोगों के साथ निक्कू का उठना बैठना था। वहां के लोग निक्कू की परछाई भी पहचानते थे। कई लोगों ने निक्कू को अपहरण करते हुए देखा भी, लेकिन किसी ने भी समय से जुबान नहीं खोली। यदि कोई भी तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे देता तो निक्कू ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, लेकिन उसके खौफ से सभी खामोश रहे और निक्कू व्यापारी को लेकर फरार हो गया। हालांकि इस घटना से सूर्यकांत धस्माना और उनके साथियों की जान बच गई। अपहरण के इस मामले में भी निक्कू पुलिस के हाथ नहीं आया और व्यापारी की रिहाई फिरौती की भारी रकम चुकाने के बाद हो सकी। इस माहौल के बीच देहरादून में नए एसएसपी अवस्थी ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने विनोद बर्तवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा को पुलिस सुरक्षा दी, लेकिन सुभाष शर्मा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक और पुलिस निक्कू को खोजने में लगी थी और उधर पता चला कि निक्कू के गुर्गों ने देहरादून में विनोद बर्तवाल के भाई कैलाश की हत्या कर दी। उस दिन कैलाश अपने 2 साथियों के साथ न्यू एम्पायर सिनेमा के सामने से गुजर रहा था। तभी निक्कू के शूटरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। कैलाश के नीचे गिरने पर उन्होंने इत्मीनान से कैलाश के सर पर भी गोली दागी। विनोद बर्तवाल पर हमले के समय निक्कू ने जो गलती की थी वो उसे दोहराना नहीं चाहता था। इस बीच वहां से चर्चित मनमोहन सिंह नेगी भी गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत कैलाश बर्तवाल को अपनी कार में डालकर दून अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। बर्तवाल और धस्माना दून अस्पताल पहुंचे। उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। प्रशासन सिर्फ गर्दन झुकाए खड़ा था और निक्कू बेधड़क अपराध किए जा रहा था। निर्दोष कैलाश की हत्या से नौजवानों और छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन हुए।
कोतवाली का घेराव किया और एसएसपी ने तात्कालीन कोतवाल को सस्पेंड किया। ये सब चल ही रहा था कि देहरादून की लक्खीबाग चौकी में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह नेगी की तैनाती हुई और उनके ही कार्यकाल में निक्कू के जीवन का अंतिम अध्याय लिखा गया। इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, यानी विनोद बर्थवाल, सूर्यकांत धस्माना और सुभाष शर्मा की पार्टी अब सत्ता में थी और खुद मुलायम सिंह यादव का हाथ इन तीनों के सर पर। लिहाजा पुलिस को निर्देश दिए गए कि निक्कू के अपराधों का घड़ा भर चुका है और उस घड़े के टूटने का वक्त भी आ गया। तारीख थी 23 दिसंबर 1989। एक विश्वसनीय खबरी ने सूचना दी कि देहरादून से एक आदमी निक्कू से मिलने दिल्ली जा रहा है और अपनी जिप्सी में वो निक्कू के लिए गैस सिलेंडर, देहरादून की मशहूर कुमार स्वीट शॉप की मिठाई, एक बड़े स्टोर से कुछ गर्म कपड़े आदि ले जा रहा है। इसकी सूचना जब सब इंस्पेक्टर नेगी को दी गई, इस बात की पुष्टि के लिए सुभाष शर्मा और नेगी खुद रात के अंधेरे में उस जिप्सी को चेक करने पहुंचे और बताया जाता है कि सभी सामान जिप्सी में मौजूद था। मुखबिर की बात सही होने पर दोनों लोग सीधे एसएसपी अवस्थी के सरकारी आवास पहुंचे। तय हुआ कि दिल्ली जा रहे युवक का पीछा किया जाए और जब वो निक्कू से मिले तो दोनों को दबोच लिया जाए। एसएसपी ने दोनों की सूचना पर हामी भरी और दोनों हथियार लेने शहर कोतवाली की जगह सीधा पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि निक्कू का एक खबरी शहर कोतवाली में है जो पुलिस के हर मूवमेंट की खबर उस तक पहुंचाता था। लिहाजा इस बार पुलिस टीम ने वो गलती नहीं की जिसका फायदा निक्कू को मिलता। सुबह 5:30 बजे वो आदमी जिप्सी लेकर अपने घर से दिल्ली के लिए निकला। पुलिस की गाड़ी पहले से ही उसके घर के पास तैयार खड़ी थी। सब इंस्पेक्टर नेगी के नेतृत्व में यह टीम दिल्ली निकली। दिल्ली पहुंचने पर दून पुलिस की टीम के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच भी ऑपरेशन में शामिल हुआ। उस आदमी की जिप्सी सीधे दरियागंज के एक नामी होटल में रुकी। वहां होटल के कर्मचारी ने देहरादून से आए इस युवक का स्वागत किया, लेकिन अफसोस कि निक्कू वहां नहीं था। पुलिस ने पास के घर से होटल पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन पूरा एक दिन बीत जाने पर निक्कू नहीं आया। पुलिस टीम हताश होने लगी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि निक्कू दिल्ली में न होकर सहारनपुर में है और रात को देहरादून निकलेगा। ये सुनते ही पूरी टीम आनंद फानन में देहरादून लौटी। निक्कू को दबोचने के लिए एक नया प्लान बना और आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। सुबह लगभग 5 बजे नीले रंग की मारुति 800 में निक्कू अपने एक नए साथी के साथ वहां पहुंचा। पुलिस की कहानी के मुताबिक उन्होंने कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन निक्कू ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें निक्कू की मौत हो गई। निक्कू की मौत के साथ ही देहरादून में संगठित अपराधों का दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। उसके बाद देहरादून शहर में कभी कोई इतना बड़ा कुख्यात पैदा ही नहीं हुआ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी? आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा।